अरे रिलेशनशिप में आने की जरूरत ही क्या है आपको जब आपकी रिलेशनशिप डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ चल रही हो, क्योंकि आज स्मैकडाउन के शो में काट दिया। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज ये स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जहां पर बहुत कुछ इवेंटफुल और इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। सब कुछ आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कर दोगे तो थोड़ा सा इस भले इंसान का थोड़ा सा और भला हो जाएगा। सबसे पहले जो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग है वो बियांका बलेर और टिफनी के मैच के साथ होती है। और मैंने आपको इस मैच से पहले ऑलरेडी बताया था कल वाली वीडियो में कि जो रेसिज्म वाली चीजें फेस करनी पड़ी टिफनी के उन कॉमेंट्स की वजह से, वो सब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। हालांकि इस मैच में ऐसे देख के कुछ लगा नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इसमें एक्शन ले रही, क्योंकि अगर एक्शन लेती तो मैच ही नहीं होता। और क्या बात हुई कि बियांका बलेर और टिफनी का ही मैच था इस टूर्नामेंट के अंदर। अब चोटी खींचने वाला जो मूवमेंट है वो बहुत बार हमको इस मैच से देखा, जो कई बार बियांका बलेर के फेवर में गया, कई बार टिफनी के फेवर में गया। लेकिन एंड में जो हर्ट है, जो लेग है, उसको काफी हर्ट किया हुआ था उन्होंने, तो उसी का एडवांटेज लेना चाह रही होती है। मून सॉल्ट के लिए जाती है टिफनी, लेकिन उसको उन्होंने बीच में ही रोक दिया और केओडी में बदल के फिनिशर ठोक के बियांका बलेर ये वाला मैच जीत चुकी हैं और उन्होंने आगे एडवांस कर लिया इस टूर्नामेंट में। इसके बाद ब्लड लाइन का बैक स्टेज सेगमेंट आता है, जो कि स्मैकडाउन की सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। ऑब्वियसली वही है। यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले तो आज हमारे सोलो सिकोवा का जो लुक है वो चेंज हो चुका है। और जैसे ये सेगमेंट में ट्रांजिशन हुआ ना ब्लड लाइन का, टामा टोंगा को अगर आप आंख बंद मतलब स्क्रीन नहीं देख रहे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि कोई कुत्ता भौंक रहा है, क्योंकि पता नहीं टामा टोंगा वैसे क्यों एक्ट कर रहे थे जैसे वो स्पीड बनना चाह रहे, पता नहीं, वो बहुत अजीब सा लगा मुझे। लेकिन सोलो सिकोवा का जो लुक है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अपने जो उन्होंने इतने बड़े मुर्गे जैसे बाल कर लिए थे, उन बालों को उन्होंने ठीक कर लिया, बहुत छोटे कर लिए। पीछे से जो लेंथ था अभी वो ऐसे, वो जो मैगी जैसे बाल है, करली जो बाल है उस टाइप के उनके स्टिल वो थे। कलर उन्होंने थोड़ा सा कर लिया यहाँ पे। और इसके बाद क्या होता है कि टामा टोंगा तो घूम रहे, उधर टोंगा लो आराम से बैठे हुए हैं। अब सीधा सीधा पॉल हेमन के ऊपर अगर आप नजर डालोगे इस सेगमेंट में, तो पॉल हेमन ऐसे लग रहा है कि भाई मैं कहां फंस गया, क्या हो रहा है। और सवाल सीधा पॉल हेमन पूछते हैं, नहीं पहले सोलो सिकोवा कहते हैं कि चलो भाई टामा तुम्हारे जाने की बारी आ गई है, और उनके पीछे टोंगा लोवा भी उनको फॉलो करते हैं। जब वो चले गए तो उसके बाद पॉल हेमन पूछते हैं क्या तुम्हारी अब भी बात हो रही है, हैव यू टॉक टू हिम। तो इस पर जो सोलो सिकोवा है वो रिप्लाई करते हैं ऑल द टाइम। यानी पॉल हेमन मतलब ये कुछ ऐसा हो गया कि अभी तो वो पहले पॉल हेमन की गर्लफ्रेंड थी या पॉल हेमन के पास से चली गई है, अब वो गर्लफ्रेंड सोलो सिकोवा से बात कर रही है जो कि एक्स हो गई है अब। तो इसकी वजह से पॉल हेमन को अच्छा नहीं लग रहा बार बार कि मेरी तो बात नहीं हो रही, भाई सोलो सिकोवा की बात हो रही है। पता नहीं किस तरीके का ऐसा घटिया एग्जाम्पल दिया मैंने, लेकिन ये इसको इस तरीके से जो टेंशन हैं वो अभी भी लग रही थी कि पॉल हेमन और रोमन रेंज के बीच क्या चल रहा है। उस चीज को डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टिल कंटिन्यू कर रही है और अभी शो पर और भी कुछ होता है, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। इसके बाद ही, क्योंकि सोलो सिकोवा ने भेज दिया था, तो भेजा तो नहीं था उन्होंने, वो पूरी ब्लड लाइन लेके एंट्री मार लेते हैं। और अभी उनका एले नाइट के साथ मैच होने वाला था, टामा टोंगा वर्सेस एले नाइट। आपको पता है किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के अंदर का ये मैच था। अब इस मैच में जो सपोर्ट है एले नाइट के लिए आज के स्मैकडाउन से वो कुछ ज्यादा ही लग रहा था। मतलब वैसे सपोर्ट तो होते ही एले नाइट के, लेकिन आज वो कुछ ज्यादा ही था। वी वांट रोमन के यहाँ पे चैंट लग रहे थे। जो ब्लड लाइन है वो पूरी डिस्ट्रैक्ट कर रही है सोलो सिकोवा टोंगा लोगा, ये एप्रिन पर चढ़ रहे हैं। इवन एले नाइट ने तो टोंगा लोगा को बजा भी दिया था। और उसके बाद जब एले नाइट और सोलो सिकोवा आमने सामने आते हैं तो सोलो के सामने एले नाइट ऐसे दिखाते हैं कि भाई मुझे मार, क्योंकि अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते तो मैच जीत जाते। लेकिन जैसे ही एले नाइट रिंग में गए, अपना मैन्यूवर हिट किया टामा टोंगा ने और पिनफॉल करके उन्होंने एले नाइट को इस मैच में हरा दिया है। अब ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना कि एले नाइट बंदा हारा है। एले नाइट वो बंदा नहीं है जो वही मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको हरवा दे। यानी टामा टोंगा जीते तो उसका बहुत बड़ा मतलब है। और जब ये सारी चीज हुई तो ब्लड लाइन जब पोस्ट कर रही थी तो अगेन पॉल हेमन की तरफ से कुछ वैसे ही रिएक्शन आते हैं कि जैसे अरे यार मतलब ऐसे तो करना ही है ना, मुझे तो कर देता हूं, बस उस तरीके से था। कोई पूरे दिल से पॉल हेमन वो चीज नहीं कर रहे। तो ऑटोमेटिकली यहां से जो सेटअप है वो तो भाई कुछ ऐसा ही लग रहा है कि क्योंकि सोलो सिकोवा को कोई पसंद नहीं कर रहा और पॉल हेमन भी उस जो माहौल है उसमें फिट नहीं बैठ रहे, तो यानी कि वो ऑटोमेटिकली काइंड ऑफ अगेंस्ट हैं। और अगर पॉल हेमन रोमन रेंज साथ में, तो ये तो भाई वैसा ही सेटअप है कि जैसे कि जब रोमन रेंज आ रहे हैं वापस तो वो एक बेबी फेस की तरह ही होने वाला है। और जैसे जैसे स्मैकडाउन प्रोग्रेस कर रही है हमको इसके बारे में और ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है। इसके बाद शो पर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग थी और यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत गंदे तरीके से काट दिया है। और इस चीज को पूरा अच्छे से सुनना, क्योंकि कुछ ऐसी बातें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा जो कि शायद आपने नोटिस नहीं की होंगी। सबसे पहले तो लोगन पॉल की एंट्रेंस होती है, अपने चेले चपाटो और एक लॉयर को वो लेके आए हुए थे। एंड देन कोडी रोड्स की एंट्रेंस होती है, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए निक ऑल्डेस होते हैं बीच में, तो एक तरफ कोडी बैठ गया, एक तरफ लोगन पॉल बैठ गए। अब सबसे पहले कोडी रोड्स बोलते हैं कि आज से 32 साल पहले तुझे पता क्या हुआ था। वो कहते हैं लोगन पॉल को, ऐसे कहते हैं पता नहीं भाई क्या हुआ। तो कोडी कहता है एग्जैक्टली तुझे पता भी कहाँ होगा कि क्या हुआ था। वो बोलते हैं कि 1992 में वॉर गेम्स हुआ था और तुझे पता भी क्यों होगा, क्योंकि तू कोई मतलब यहाँ पे जो सारे लोग हैं फैन है, लेकिन तू एक टूरिस्ट
टूरिस्ट की तरह है जो बस आ गया है, तो भाई अपनी जो टाइटल है इसको भी छोड़ छाड़ के जाने का तेरे पास टाइम आ गया है, क्योंकि मैं यूएस चैंपियनशिप जीत के अब ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बनने वाला हूं। लोगन पॉल सुनते कहते ए भाई ये तू क्या बोल रहा है, पहली बात तो मैं तेरी बातें सुनने नहीं आया, यहाँ पे यू सक के चैंट लग रहे थे। लोगन पॉल जितने आराम से रोस्ट करते हैं ना वहां के क्राउड को कि बोलो भाई मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो कहते हैं कितना हॉरिबल क्राउड है, मतलब वो क्राउड की वहां बेइज्जती मारनी शुरू कर देते हैं। और उन्होंने वो जो कॉन्ट्रैक्ट निक ऑल्डिस लेके आया था, भाई निक ऑल्डिस भारी भरकम बंदा, उसको हल्के में नहीं ले सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने फाड़ दिया और कहते हैं भाई इसमें जो बातें लिखी हैं वो तो मैं अग्री ही नहीं कर रहा कि तुमने क्या लिख के दे दिया है, मैं तो अपने टाइटल को ऑन द लाइन रखने ही नहीं वाला, जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है ये तो सिर्फ उसकी बात हुई थी। और अब मैं यहां से समझ गया कि अच्छा जी ये जो क्लैरिटी हमको नहीं मिल रही थी इतने टाइम से सोशल मीडिया पे, उसका क्या मतलब था। उसका मतलब ये था कि इनको तो यूएस टाइटल को ऑन द लाइन रखना ही नहीं था, इसको चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाला मैच, ये मतलब स्टूपिडिटी है एक तरीके से। लेकिन अभी इसको और एक्सप्लेन करता हूं कि यहाँ पे और जो माहौल है वो कैसे पकता है। लोगन पॉल जो कॉन्ट्रैक्ट है कहते हैं मैं अपना लेके आया हूँ, वो कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं। वो जो लॉयर था वो पता नहीं, मतलब वो तो खड़ा ही था, उसका ऐसा कोई खास काम नहीं था। उसके बाद वो लॉयर के पास से कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं और कहते हैं ये है कॉन्ट्रैक्ट और इसमें जो शर्तें हैं वो मेरे हिसाब से हैं, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो थमा देते हैं निक ऑल्डिस के हाथ में। तो निक ऑल्डिस कहते हैं भाई ये तू क्या कर रहा है, ये अनप्रोफेशनल है, दिमाग मेरा मत फिरा तू, मतलब निक ऑल्डिस थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। अब कोडी रोड्स निक ऑल्डिस को शांत करते हैं, वो कहते हैं हमें पता है यार देख ऐसा, मतलब ठीक है निक ऑल्डिस तुम्हारा काम बहुत बढ़िया कर रहे हो, और वो वहां से निक ऑल्डिस को जाने के लिए बोलते हैं, कहते हैं मैं इसको देख लूंगा। अब यहाँ पे देखो वैसे तो आप शो देख लो, लेकिन ये जो चीज थी इसमें ट्रिपल एच कितने बढ़िया मास्टर हैं वो पता चलता है कि क्योंकि निक ऑल्डिस को इंपॉर्टेंट फिगर दिखाते हैं, तो अगर निक ऑल्डिस के सामने ही कुछ भी होता रहा है कि भाई निक ऑल्डिस अपना कॉन्ट्रैक्ट लाया, लोगन पॉल लेके आ गया, तो वो बड़ा अजीब लगता। तो निक ऑल्डिस की इमेज को भी वैसे सिक्योर रखने के लिए उन्होंने कहा कि भाई तुम चले ही जाओ यहाँ से। कोडी रोड्स ने रिस्पेक्टफुली बोले निक ऑल्डिस को कि भाई आप चले जाओ, हम अपना देख लेंगे। तो इससे निक ऑल्डिस का भी पोपट सा फील नहीं हुआ कि भाई अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके आया। अब क्योंकि जब जो बंदा खुद जिसके पास टाइटल है वो खुद ही बोल रहा है कि मैं देख लूंगा, तो भाई फिर निक ऑल्डिस वहां चले ही जाते हैं। तो ये निक ऑल्डिस के कैरेक्टर को बचाना है, और यूजुअली चीज पहले ऐसे होती नहीं थी ये विंस के टाइम में। ट्रिपल एच इस चीज के ऊपर ऐसे जो डिटेल उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, और रिव्यू सुनते हो तो आपको और डिटेल में पता चलता है। तो भाई इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। इसके बाद लोगन पॉल कहते हैं कि भाई तूने इस यूएस टाइटल के लिए किया ही क्या है, तो डिजर्विंग भी पैसे। मैं सोच रहा हूँ भाई लोगन पॉल बोल क्या रहा है, भाई वो बंदा चैंपियन बन के बैठा, तुम कहाँ उसके डिजर्विंग होने की बात कर रहे हो। इसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं हॉल ऑफ फेमर जो करंटली है वो तो तेरे भाई को तोड़ेगा, क्योंकि आपको पता है माइक टाइसन और लोगन पॉल के भाई जेक पॉल का भी मैच होगा, फाइट होगी इनकी, और बोलते हैं एक फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर तुझे तोड़ेगा। तो ऐसा करके वो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया उन्होंने, लोगन पॉल अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन कोडी ने उल्टा ही काउंटर कर दिया। उसके बाद चेले चपाटों को बजा भी दिया, और जो बेल्ट है वो पकड़ी कोडी रोड्स ने, लेकिन सिर्फ उन्होंने अपने वाले टाइटल को रेस किया, और वो जो यूएस चैंपियनशिप है उसको वो लोगन पॉल की तरफ दे देते हैं और फेंक देते हैं। और मैंने तो ऐसा शायद याद नहीं आ रहा लास्ट में ऐसा कब देखा था कि कोई बंदा जिसका टाइटल दूसरे वाले का अपने पास है उसको इज्जत से दे रहा है। तो ये कोडी रोड्स का जो स्वीट वाला गिमिक है वो स्टिल कंटिन्यू है, और पावर बॉम्ब भी उन्हें लगा दिया था वो चेले चपाटे को, तो बस एक स्ट्रॉन्ग सी स्टेटमेंट दी। लेकिन अब ज्यादा मजे मत लो, विनर टेक ऑल वाला ऐसा कुछ भी सीन नहीं है यहाँ पे। इसके बाद शो पर अगला मैच था नाया जैक्स वर्सेस जेड कारगिल का। मैं इतना एक्साइटेड था इस मैच के लिए भाई कि एक तो बिल्कुल तगड़ी है नाया जैक्स और दूसरी जेड कारगिल की इतनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ, लेकिन उन्होंने मैच में इसमें भी काट दिया। क्या किया, स्टील चेयर का यूज कर लिया जेड कारगिल ने, जो कि उनको खुद रियलाइज नहीं हुआ उन्होंने कब कर लिया, क्योंकि नाया जैक्स वो मारने के लिए लेके आई होती हैं। रेफरी ने कहा भैया हो गया डिस्क्वालिफिकेशन, मैच हो गया खत्म, और नाया जैक्स ने आगे एडवांस कर लिया। क्राउड वहां पे बुलशिट के चैंट भी लगा रहा था, जो कि बिल्कुल डिजर्विंग थे, जो चीज उन्होंने रिंग पे दिखाई थी। वैसे इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि दोनों को स्ट्रॉन्ग बुक करते तो फिर शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बीच का रास्ता निकाल लिया। इसके बाद शो पर डीआईवाई वर्सेस हुम्बर्तो कैरियो एंड एंजल गार्जा का मैच था। यहाँ पे भी मतलब ठीक है, मेरे को तो मैं उनके कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं कर पा रहा। जॉनी गार्गानो को रिएक्शन जरूर मिला था, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हो रहा है कि जो मेरे को नहीं समझ में आ रहा। भले हाँ अच्छी रेसलिंग करते, लेकिन उसके अलावा देखो मेरे को कुछ नहीं समझ में आता यहाँ पे। आप अपना ओपिनियन इसके ऊपर जरूर बताना, क्या पता मैं कमेंट से कुछ सीख जाऊँ इसके बारे में। एंड देन मीट इन द मिडिल लगता है, और ये जो मैच है वो डीआईवाई ने जीत लिया है। बैक स्टेज से एजे स्टाइल्स का भी सेगमेंट था, और ये भी मुझे अच्छा लगता है कि अगर कोई बंदा हार गया तो वो उस बात को एडमिट कर रहा है और उसकी स्टोरी लाइन फिर भी दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बंदा हार गया, किंग ऑफ द रिंग हार गया, फिर वो चैंपियनशिप नहीं जीत पाया कोडी रोड से, तो उसका बिल्कुल ही मटिया मेट हो गया। एजे स्टाइल्स बोलते हैं अब मैं यहाँ से कहाँ जाने वाला हूँ, मैं निक ऑल्डिस के ऑफिस जाऊंगा नेक्स्ट वीक, और उसके बाद देखते हैं हम क्या करेंगे आगे। तो एजे स्टाइल्स भी कुछ तो अपने प्लान रखे उन्होंने, जैसे वो इंटरव्यूज में बातें बोल रहे हैं, इसका मतलब तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट तो वो आने वाले कुछ हफ्तों में जरूर करेंगे। अब आता है शो का मेन इवेंट, रैंडी ऑर्टन वर्सेस कार्मेलो हेज किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के अंदर आगे एडवांस करने के लिए यह था। शुरुआत में रैंडी ऑर्टन ने बहुत ही ज्यादा डोमिनेट किया, वो टेबल पे ड्रॉप करना जितना इंटरेस्टिंग लगता है रैंडी ऑर्टन का, आज वो आपको ट्रिपल
5 टाइम ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि बार बार आ के रिंग में आके वो पटक रहे थे और कार्मेलो हेज को ऐसे पिटते हुए देख के वहां का क्राउड तो बहुत एंजॉय कर रहा था। कार्मेलो हेज पता नहीं क्यों पंट किक मारने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली लगती नहीं है। स्पाइक डीडीटी मारते रैंडी ऑर्टन, उसके बाद वो आरकेओ के लिए जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ऐसे तो कभी लगा नहीं एक सीक्वेंस में रैंडी ऑर्टन का कभी। लेकिन इवेंचुअली रैंडी ऑर्टन आरकेओ मारते हैं और आउट ऑफ नोवेयर वो जो काउंटर किया उन्होंने इतना सीमलेस था, पता नहीं रैंडी ऑर्टन हर बार इसको इतने बढ़िया तरीके से कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। रैंडी ऑर्टन मैच जीत गए हैं और अब जो मैच सेटअप होगा वो है रैंडी ऑर्टन वर्सेस टामा टोंगा के बीच में। और जैसे ही ये पता चला ब्लड लाइन का म्यूजिक बजता है, पूरी ब्लड लाइन निकल के आती है। इससे पहले कि ब्लड लाइन वाले कुछ करते हैं, रैंडी ऑर्टन माइक पे आके खुद ही बोल दिया, भाई मेरा नाम रैंडी फ्रिकिन ऑर्टन है, मेरे पास 3 ऐसे डेंजरस लेटर्स हैं जिससे अगर मैं इंट्रोड्यूस करूंगा तो भाई फिर क्या हो जाएगा, और वो है RKO। ये सब सुन के बस वो रैंप पर खड़े ही थे और यहां से इन्होंने ऑलरेडी हाइप कर दिया, क्योंकि अगली जो स्मैकडाउन है वो सऊदी अरेबिया में होने वाली है और उसके बाद फिर सऊदी अरेबिया से किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग भी होगा। तो फिर वहां से मतलब मस्त मजा कंटिन्यू रहने वाला है। अगर मस्त मजा आपका इस वीडियो में भी आया तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और वीडियोस के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।